नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट में बहुत बच्चे इसे लेते हैं, तो 2020 में इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, इसमें कैसे सवाल पूछे गए हैं, ये आज हम देखेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा आप क्वेश्चन पेपर के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होगा, आपको टोटल मार्क्स 250 के होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि 2 खंडों में विभाजित है, यानी सेक्शन ए सेक्शन बी होगा। हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में पेपर मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो है टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, 8 सवाल होंगे। इसमें से आपको 5 सवाल करना है, ठीक है। और ये 5 सवाल में से भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1 और जो 5 है, ये जो है आपको कंपलसरी है, अनिवार्य है करना, ठीक है, ऑप्शनल नहीं है। बाकी 5 सवाल में तो 2 कंपलसरी हो गए, 3 क्वेश्चन जो है आपको अपने मन से चूज़ करके उसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य तथा बाकी में से प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल। तो जो खंड ए है उसमें से पहला सवाल है कि आपको टिप्पणी करना है 150 शब्दों में ये टॉपिक पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर का है, मतलब 5 सवाल आपको पूछे गए हैं, 10-10 नंबर का, टोटल 50 नंबर का ये हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कमेंट, यानी कि टिप्पणी करना। तो ये टिप्पणी करने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर क्वेश्चन के पैटर्न का जो सवाल है उसको कैसे आपको अप्रोच करना है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछेगा एक्सप्लेन करिए, आपसे पूछेगा क्रिटिकली एक्सप्लेन करिए या क्रिटिकली कमेंट करिए, टिप्पणी करिए, डिटेल्स बताइए, है ना, आप अपने विचार दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो सारे ये सवाल में से सारे सवाल में आपको एक ही पैटर्न नहीं रखना है। यहाँ पे कमेंट पूछा है, टिप्पणी पूछा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन देना है, ठीक है। आपको अपने विचार यहाँ बताना है। आपके विचार जो हैं इसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, इसके विपरीत भी हो सकते हैं और इसके सपोर्टिव भी हो सकते हैं, यानी कि आप इसके फेवर में भी बोल सकते हैं और इसके अगेंस्ट में भी जाके बोल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात वो है कि मान लीजिए आपने फेवर में बोल दिया कि ठीक है ये पॉजिटिव है, उसमें भी आपको आर्गूमेंट्स और एविडेंसेस देने हैं, ठीक है। यानी कि आपको हर चीज़ का एक सही आर्गूमेंट्स और मतलब लॉजिकल जो लीगल और जो सही तथ्य हैं वो आपको वहाँ पे प्रूव करना है अपने पॉइंट्स देके। आप अगर फेवर में बोल रहे हैं, तो अगर आप निगेटिव बात करें, आप किसी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो उसमें भी आपको एक स्ट्रॉन्ग आपका आर्गूमेंट होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ आप कह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास उसके तथ्य हैं। जो भी गवर्नमेंट की आपको कोई भी एविडेंसेस है, कोई भी इंटरनेशनल बॉडीज़ के कोई लाइंस है, तो वहाँ पे आप कोट करके आपको अपने यहाँ विचारधारा बताना है, ठीक है। तो कमेंट का ये मतलब हुआ। तो सवाल आपसे पूछा गया है कि राज्य का उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत, यानी कि आपको पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ द स्टेट, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल यानी राज्य का उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत, जो कॉलोनियल की थ्योरी है, जो बाद में एक तो कॉलोनिज्म हो गया, ठीक है, उसके बाद की जो थ्योरी उभर के आई स्टेट की, वो आपको एक्सप्लेन करना है 150 वर्ड में। कमेंट करना है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कमेंट करना है यानी टिप्पणी करना है, यानी कि आप इसको उसके बारे में बताना है अपने एविडेंसेस आर्गूमेंट्स देते हुए, सारी बातें करते हुए ये आपको लिखना है। दूसरा है कि अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में ही दिया है, जिसको हिंदी में थोड़ी दिक्कत हो रही है वो इंग्लिश में भी देख लें। अवसर की समानता ये भी आपको लिखना है। जैसे कि समानता आपको इक्वालिटी होता है ना, कि इक्वालिटी का क्या मतलब है, तो इक्वालिटी का मतलब होता है कि बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो ये सब आपको इसको कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान पॉइंट ऑफ व्यू से और जो भी आपके पॉइंट होंगे वो आपको यहाँ पे कोट करना है। तो दोस्तों, ये चूँकि ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो थोड़ा आपको हर टॉपिक का डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है कि एक क्रांतिकारी विचार के रूप में उदारवाद, यानी कि जो लिबरलिज्म एज ए रिवॉल्यूशनरी आइडिया, ये है सवाल। संविधान पर अंबेडकर के विचार यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि देखिए अंबेडकर्स आइडिया ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आपको पता होना चाहिए कि जो बी आर अम्बेडकर थे
उनको कॉन्स्टिट्यूशन के यानी संविधान के बहुत लीजेंड माना जाता है, गुरु माना जाता है कि उन्होंने जो हमारा संविधान है बहुत सही तरीके से उसको बनाया है, उसको प्रेजेंट किया है। तो उनके आइडियाज़ जो है वो आपको, विचार उनके जो है संविधान पे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब कुछ लोग होंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चूँकि कमेंट करना है तो कुछ लोग होंगे यहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस चीज़ से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि अंबेडकर के आइडियाज़ जो हैं, विचार जो हैं संविधान पे निगेटिव में लिखना, ये थोड़ा सही अप्रोच नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पे मैकियावेली की धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म, और दोस्तों यूपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्षता। वो हर साल 1-2 सवाल आया ही आया है, चाहे जीएस जनरल स्टडीज़ हो, ठीक है, चाहे वो जनरल स्टडीज़ होता है या फिर वो ऑप्शनल मेन सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे पूछते ही हैं ये सेक्युलरिज्म। 2019 में भी सवाल आया था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक मैं आपको आइडिया दे दूँ सेक्युलरिज्म के बारे में, तो यहाँ पे कुछ इसका मतलब होता है कि वेस्टर्न में इसका अलग थॉट है और इंडिया में इंडियन थॉट्स थोड़ी अलग है, पॉजिटिव भी है। तो ये सब आपको, ये सवाल पूछा गया है आपको। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, न्याय के यूनानी परिप्रेक्ष्य के साथ न्याय की राउलिक्सियन अवधारणा का तुलनात्मक आकलन कीजिए। तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिव असेसमेंट करना है कि जो ग्रीक पर्सपेक्टिव जस्टिस है विद द रॉल्सियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अगर आप सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल में जाएंगे, अगर वहाँ पे आप सिलेबस की एनालिसिस देखेंगे, अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे साफ लिखा गया है कि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, आपको रॉल्स की जो जस्टिस की थ्योरी है वो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव असेसमेंट करना है, यानी कि यूनानी परिप्रेक्ष्य के साथ न्याय की रॉल्सियन अवधारणा का तुलनात्मक आकलन कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कमेंट बोला है या फिर आपको बोला है क्रिटिकली एनालिसिस करिए या फिर इसकी थ्योरी लिख दीजिए एज इट इज़। यहाँ पे क्या है, कंपेयर करके आप लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का अभिप्राय है कि एक निकाय के रूप में लोगों को सरकारी नीति की सामान्य दिशा को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। जे.एस. मिल ने ये बात बोली थी, ये उनकी लाइन है। किसकी लाइन है? जे.एस. मिल की लाइन है। क्या है कि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र का अभिप्राय है कि एक निकाय के रूप में लोगों को सरकारी नीति की सामान्य दिशा को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है, यानी कि जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, कि जो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, अगर आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें होता है कि लोग, जो पीपल हैं, खुद ही रूल करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन इतना ज़्यादा होने की वजह से लोग कैसे रूल करेंगे, है ना, लोग कैसे चीज़ें मैनेज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जो है लोगों के द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है का मतलब होता है कि द पीपल एज ए बॉडी मस्ट बी एबल टू कंट्रोल द जनरल डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। लोगों के द्वारा ही जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है उनकी जनरल डायरेक्शन लोगों के द्वारा ही होनी चाहिए। तो ये बात जे.एस. मिल ने कही थी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको कमेंट करना है, तो फिर वही बात है कि आप अपनी विचारधारा यहाँ दे सकते हैं, या तो आप कर सकते हैं कि इसके फेवर में बोल सकते हैं, या तो आप अगेंस्ट में बोल सकते हैं, लेकिन आपको अपने तथ्य, एविडेंसेस, आर्गूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक सिद्धांत में संपत्ति के अधिकार के महत्व का आकलन करें, ठीक है। जो राइट टू प्रॉपर्टी है पॉलिटिकल थ्योरी में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको यहाँ पे एसेस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आकलन करना है, एसेस करना है, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है, थोड़ा यहाँ पे फैक्ट्स देना है आपको, थोड़ी आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी बोलनी होगी, उसमें आर्टिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो भी है वो आपको कोट करना होगा। गांधीवाद के वैचारिक, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है, अब आपको पैटर्न अगर आप देख रहे हैं तो जो दूसरा सवाल है वो 20 नंबर का है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप तो, और जो इसी में जो सी है देखिए ये 15 नंबर का है और ये 15 नंबर का है। अब जो फिर से जो सवाल है वो 20 नंबर का है, तो ये आपको ध्यान देना है, 20 नंबर का है। तो यहाँ पे जो है ये पूछा गया है कि गांधीवाद के वैचारिक
घटकों का विश्लेषण की करें। तो यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए एक्सप्लिसिट द आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ गांधीज़म। दोस्तों यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है गांधीयन थ्योरी या फिर गांधीज़म की पॉलिसी, जो उनके पॉलिटिकल थॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें गांधीज़म को है। तो वो गांधी जी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी की, तो वो आपको एथिक्स में या फिर जनरल स्टडीज़ में या फिर आपको ऑप्शनल में तो खैर पूछे हैं यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है कि विश्लेषण करें यानी एक्सप्लिसिट, तो यहाँ पे आपको अब पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, एज इट इज़ जो भी आपको पता है वो पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ पर देखिए पूछा है कि एग्जामिन द नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जामिन का मतलब है जैसे कि जांच करें, है ना। तो यहाँ पे ये आपको क्या लिखना है कि आपको जो चीज़ें हैं रिव्यू करनी है, मतलब रिव्यू टाइप का है कि आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैक्ट देना है, आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सूत्रों की व्याख्या कीजिए। सॉरी, थोड़ा अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा गड़बड़ हो गया तो, यानी कि जो आपके जो सूत्र हैं, तो वहाँ से आपको सोर्सेज ऑफ द इंडियन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए 20 नंबर का है कि प्राचीन से समकालीन काल तक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के क्रमागत उन्नति का अनुरेखण करें। यानी कि आपको जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है, वहाँ से इवोल्यूशन जो आपको ट्रेस करते हुए एंशिएंट से कंटेम्प्रेरी, यानी कि जो एंशिएंट था प्राचीन है, वहाँ से लेके अभी तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, वो चीज़ पूरा आपको बताना है कि किस तरीके से वो डेवलप होता है, किस तरीके से वो इवॉल्व होता है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत के लिए एक निर्देशात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर चर्चा करें। यानी कि आपको जो है नॉर्मेटिव अप्रोच जो है उसके इम्पोर्टेंस को, उसके महत्व को बताना है, वो एक्सप्लेन करना है। कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट को आपको डिस्कस करना है। दोस्तों यहाँ पे डिस्कस का मतलब मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे डिस्कशन का मतलब ये हो गया कि आपको इसमें सारे तथ्य देना है, यानी कि इसमें पॉजिटिव भी देना है, निगेटिव भी देना है। आप अगर कोई बैलेंस अप्रोच रखना चाहते हैं तो लास्ट में वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि इसमें जितनी विचारधाराएं होती हैं, ठीक है, उसको आपको सारे चीज़ों को बताना होता है। सेक्शन बी में है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि सोशलिस्ट का रोल बताना है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो समाजवादियों की भूमिका बतानी है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपको रोल बताना है, भूमिका बतानी है जो समाजवादी हैं उनके बारे में, कब, राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम में, ठीक है। यहाँ पे आपको ये टॉपिक जो है हिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक असमानता पर भारतीय संविधान निर्माताओं की चिंता, यानी कि जो हमारे संविधान बनाए हैं, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उनकी क्या राय थी, उनकी क्या चिंता थी, कंसर्न था सोशल इनइक्वालिटी पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सोशल इनइक्वालिटी पे पूछा है, ये 10 नंबर का है। भारत में संवैधानिक उपचारों के अधिकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये है कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 32 में है, फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो ये देखिए इस पे भी आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे भी अपनी एक्सप्लेन करना है इन सब चीज़ों को। जुडिशियल ओवररीच इन इंडिया, भारत में न्यायिक अतिक्रमण को आपको एक्सप्लेन करना है। ये सब आपको टॉपिक लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। अंतर्राज्य विवादों को निपटाने के लिए तंत्र, ठीक है, यानी मैकेनिज्म फॉर सेटलिंग इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, जो अंतर राज्य जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो विवाद होते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे कि वाटर को लेके, है ना, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, इस पर भी सवाल पूछा जा चुका है। तो ये एक गंभीर समस्या है। एग्जामिन द रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको बताना है, एग्जामिन करना है। देखिए यहाँ पे एग्जामिन का मैंने आपको पहले ही मतलब बताया है कि क्या होता है। एग्जामिन का यहाँ पे ये मतलब है कि आपको क्रिटिकली थोड़ा एनालिसिस करना है, मतलब थोड़ा सा आपको क्रिटिक यहाँ पे दिखाना है,
जैसे कि इलेक्शन कमीशन के फंक्शन को आपको बताना है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, ये सब चीज़ें हैं वो कभी कभी जैसे कि रूलिंग पार्टी होती है ना, तो उसको बहुत कुछ उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि जो कंडक्ट है वो थोड़ा सा वीक है। तो आप ऐसे करके थोड़ा अपने पॉइंट्स को ऐसे रख सकते हैं। और आपको कैग के बारे में बताना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। विगत 2 दशकों में भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका एवं कार्य का परीक्षण करें, ठीक है। यानी कि इनका रोल भी बताना है आपको, लेकिन एग्जामिन भी करना है साथ में। और आपको कब तक का बताना है, आपको सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको एक एक वर्ड्स पढ़ना है, यानी आपको थोड़ा सा समय जो है वो सवाल को देखने में भी लगाना है। यहाँ पर देखिए इन लास्ट 2 डिकेड्स यानी कि 20 साल का पूछा है आपसे, है ना, कि मतलब आप पिछले 20 साल का जो भी ये सारी चीज़ें वो बताइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका का अनुरेखन करें, यानी कि आपको फिर से ट्रेस करना है। यानी कि आपको बताना है पूरा शुरू से लेके किस तरीके से मिलिटेंट और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स जो हुए, ये भी देखिए हिस्ट्री का सवाल है। भारतीय संविधान में जो 73 और 74 संशोधन है किस हद तक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट सवाल है कि मतलब किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है, ये 73rd और 74th अमेंडमेंट। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से इस सवाल को हल कर लेंगे। नेक्स्ट है, क्या भारत में संघवाद अपने कार्य प्रणाली में एकात्मक राज्य के रूप में प्रतीत होता है, यानी कि आपको फेडरलिज्म के फंक्शनिंग क्या रियल इंडिया में जो है वो यूनिटरी स्टेट इन प्रैक्टिस काम कर रहा है, तो ये आपको बताना है। फेडरलिज्म का सवाल है। फेडरलिज्म भी यूपीएससी का फेवरेट है। 2 तरह का होता है, एक कॉम्पिटिटिव होता है, एक कोऑपरेटिव होता है। क्या समकालीन भारतीय राजनीति में सरकार का झुकाव कार्यकारी की तरफ बढ़ा है, अपने तर्क दें, है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या जो एग्जीक्यूटिव इन कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स में क्या सरकार का झुकाव है, तो यहाँ पे आपको अपना आर्गूमेंट्स देना है, यानी कि आपको आर्गूमेंट्स देना है। आप फेवर में भी दे सकते हैं, आप अगेंस्ट में भी दे सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण पर्याप्त आर्थिक सुधारों के साथ नहीं हुआ है, टिप्पणी करें। देखिए यहाँ पे आपको कमेंट करना है। अब आप ये चीज़ समझ गए हैं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न जो है और किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से आपको सवाल को स्टार्ट करना है और लिखना है। बस आपको आता है सवाल तो उसको एज इट इज़ नहीं लिखना है, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। कमेंट है तो अलग स्ट्रक्चर होगा, एक्सप्लेन है तो अलग स्ट्रक्चर होगा, एसेस है तो अलग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो गया कि लिबरलिज्म के बारे में आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा ये इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है। अब पर्याप्त अंतर्दलीय लोकतंत्र ने भारतीय लोकतंत्र के कामकाज को किस हद तक प्रभावित किया है, ठीक है। जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है, किस तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी को अफेक्ट किया गया आपको बताना है। देखिए ये 20 नंबर का है। समकालीन समय में भारतीय चुनावी राजनीति में धर्म की भूमिका की जांच करें, यानी कि आपको जो धर्म है, जो रिलीजन है, वो किस तरीके से इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है। कंटेम्प्रेरी टाइम्स, यानी कि आपको अभी के टाइम पे बताना है, ठीक है। भारत में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति का परीक्षण करें, यानी कि आपको जो सिविल लिबर्टी है, जो सिविल लिबर्टी मूवमेंट है इंडिया में, उसके नेचर को एग्जामिन करना है। फिर से एग्जामिन है, एग्जामिन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल आपको व्यू देना होगा, ठीक है, कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही है और नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये पेपर 1 हो गया। आपको मैं पेपर 2 भी बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और आपको PDF जो है कमेंट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।